देखिए, कल हमने जो लास्ट टॉपिक आपका पढ़ा था, पौधों में श्वसन पढ़ा था, और आज हमारा टॉपिक है पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन, जो परिवहन मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। परिवहन होता क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ को ले जाना या जाना परिवहन कहलाता है। अपना स्थान चेंज करना परिवहन कहलाता है। ठीक, तो वही आपका यहाँ पर आज हम परिवहन पढ़ेंगे पौधों में। मनुष्य में हम पढ़ चुके हैं और आज हम किस में पढ़ेंगे? पौधों में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पेड़ पौधे स्वपोषी जीव होते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। पेड़ पौधे कैसे जीव होते हैं? स्वपोषी जीव होते हैं। ये मिट्टी मृदा से जड़ों द्वारा पानी और पोषक खनिज तत्व लेते हैं तथा हवा से पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हैं। इन सभी तत्वों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया था, मैंने भी आपको अभी पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के क्या होता है, मैंने बताया था कि भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक, पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। पेड़ पौधे स्वपोषी जीव होते हैं। ये मृदा यानी कि मिट्टी से जड़ों द्वारा पानी और पोषक खनिज तत्व लेते हैं। यानी कि जड़ों से क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, और खनिज जो पोषक तत्व जो होते हैं इनके वो लेते हैं, खाद वगैरह जी कैसे कह सकते हैं। तथा हवा से पत्तियों में उपस्थित, हवा से जो पत्तियां हैं उसमें रंध्र उपस्थित होते हैं, स्ट्रोमेटा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ाया भी था। तो हवा से पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हैं। इन सभी तत्वों से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पत्तियों द्वारा जो लिया उसने क्या लिया? रंध्रों से कार्बन डाई और ऑक्सीजन ली, और जड़ों से क्या लिया? पानी और खनिज तत्व लिए, पोषक। ठीक है, उन सबको उपस्थिति में क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में उनसे क्या बनाता है? अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं कि पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? वो जो रंध्र हैं वो क्या करते हैं? हवा से पत्तियों में उपस्थित, जो पत्तियों में उपस्थित होती है, कौन उपस्थित रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हैं। जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं। और जो जड़ों से क्या लेते हैं? जल और पोषक तत्व, जल और खनिज जो पोषक तत्व होते हैं यानी कि खाद जो होती है उनको लेते हैं। और प्रकाश यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, यानी कि भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, और ऑक्सीजन एवं वाष्पीकरण के दौरान भाप वातावरण में छोड़ते हैं। ऑक्सीजन एवं वाष्पीकरण के दौरान देखिए, और ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते हैं, और जो ऑक्सीजन ज्यादा होती है उसको ऑक्सीजन एवं वाष्पीकरण के दौरान, यानी कि वाष्प जब निकलती है तो उसके दौरान भाप वातावरण में वो छोड़ते हैं। भाप को क्या करते हैं? वातावरण में छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। चूंकि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया पत्तियों में पूरी होती है, क्योंकि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? पत्तियों में पूरी होती है। अतः पत्तियों तथा कच्चा माल जैसे पानी, पोषक, खनिज तत्व के परिसंचरण होने आवश्यक है। मतलब इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, परिसंचरण होना अनिवार्य है। कहने का मतलब है ये आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो पौधे बढ़ेंगे नहीं। ठीक, ना ही आपको फल और सब्जी वो देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब है चूंकि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया पत्तियों में पूरी होती है, अतः पत्तियों तक कच्चा माल जैसे पानी, पोषक, खनिज तत्व के परिसंचरण होने आवश्यक हैं। तो पत्तियों तक इनको पहुंचना आवश्यक हो जाता है। तो यानी जड़ों से जब पत्तियों तक जाएंगे तो क्या होगा? परिवहन होगा। तो आगे देखते हैं। पौधों में पोषक तत्वों जैसे पानी और खनिज तत्वों के लिए एक परिवहन तंत्र का होना आवश्यक है। पौधों में पोषक तत्वों जैसे पानी और खनिज तत्वों के लिए एक परिवहन तंत्र होना आवश्यक है, क्योंकि इनमें प्राणियों की तरह हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो इसमें एक परिवहन तंत्र तो होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होता है इनमें परिवहन।
पौधों में परिवहन का तरीका। पौधों में परिवहन का तरीका देखिए क्या तरीका है। पौधों में परिवहन का तरीका, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। देखिए पौधों में परिवहन का कार्य पाइप की तरह वाहिकाएं की सहायता से किया जाता है। इसमें भी एक वाहिकाएं पाई जाती हैं जो नलियां होती हैं आपकी पाइप की तरह, उनसे सहायता उनकी सहायता से होता है परिवहन पौधों में। इन वाहिकाओं की कोशिकाएं लंबी और मोटी दीवार वाली होती हैं। मतलब इन जो आपकी वाहिकाएं जो नलियां हैं बड़ी बड़ी, इनकी जो कोशिकाएं वो कैसी होती हैं, लंबी होती हैं और कैसी होती हैं, मोटी दीवार वाली होती हैं। कैसी होती हैं, मोटी दीवार वाली होती हैं। इसके बाद देखिए आपका इसमें बताया कार्य करने के आधार पर इस तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए कार्य के करने के आधार पर इस तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। मतलब जो कार्य होते हैं, जो परिवहन होता है, जो करते हैं इसका परिवहन, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। जाइलम और फ्लोएम के कार्य आपने पढ़े होंगे। चलिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जाइलम है। जाइलम क्या करता है देखते हैं। यह मृदा से प्राप्त जल व खनिज लवणों का वहन करता है। वहन मतलब जल और खनिज लवणों का क्या करता है, वहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। मतलब जड़ों से कहाँ ले जाएगा, पत्तियों तक ले जाएगा, वह परिवहन करता है। ठीक है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित उत्पादों का परिवहन करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है, निर्मित उत्पादों का परिवहन करता है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निर्मित पदार्थ होते हैं, जो जिनका निर्माण होता है, उनका परिवहन वो करता है फ्लोएम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का परिवहन। देखिए जल का परिवहन कौन करता है देखते हैं। जल कहाँ पे है आपका, जड़ों में है। जल कहाँ पर है आपका, जड़ों में है। और जड़ों से जल कहाँ कौन ले जाएगा देखते हैं। जाइलम ऊतक में जड़ों तनों व पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर, देखिए पत्तियां जड़ों तनों व पत्तियों की वाहिकाएं, जड़ों की तनों की और पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर, दोनों की वाहिकाएं मतलब तीनों की वाहिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। किस किस की बता दिया आपको, किस किस की, जड़ों की, तनों की और पत्तियों की वाहिकाएं। ये वाहिकाएं मैंने बताया था नली होती हैं। ठीक है, आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनती है। मतलब जल संवहन मतलब जिसमें ऐसी पाइपलाइन बनाती हैं जिसमें क्या होता है, ऐसी पाइपलाइन का जाल बनाती हैं जिसमें जल बहता है। ठीक है, जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है। मतलब जिसमें ऐसा पाइपलाइन बनाती हैं और पाइपलाइनों का ऐसा जाल बनाती हैं जिसमें क्या होता है, जल संवहन होता है, जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ठीक है, जो पादप के सभी भागों से जुड़ा होता है। जो पेड़ पौधे हैं उनके सभी भागों से वो जुड़ा होता है। ठीक है, जालों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है। किसके संपर्क में है, जालों की कोशिकाएं जो है किसके संपर्क में है, मृदा के संपर्क में है। और मृदा से वो क्या करता है, जल को प्राप्त करता है तथा मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। किसमें प्रवेश कर जाता है, जड़ में प्रवेश कर जाता है। जिसका अर्थ है जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है। किसमें जाता है, जाइलम में जाता है। जाइलम एक बताया था मैंने, जाल है वाहिकाओं का, जो बताया था एक पाइपलाइन है जिसमें अंदर क्या होता है, जल सभी स्थानों तक जाता है। जल के स्तंभ का निर्माण करता है। क्या करता है, जाइलम में जाता है, जल के स्तंभ का निर्माण करता है। मतलब एक टंकी जैसे हमारे घर की होती है, पर रखी होती है पानी की, ऐसे जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। जो पानी जो होता है आपका, जल जो होता है उसे लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। पादप की सतह से जल का वाष्प के रूप में कमी। पादप की सतह से जल का वाष्प के रूप में जो कमी आती है, कमी होना, यानी कि पादप की जो पौधे की जो सतह होती है, सरफेस जो होता है, नीचे के जो एरिया होता है, सतह से जल का वाष्प के रूप में कमी होना। जल जब वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, उसके रूप में कमी होना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है।
यह वाष्प उत्सर्जन जल परिवहन में सहायक है। किसमें सहायक है? जल परिवहन में सहायक है। यह ताप नियमन में भी सहायता प्रदान करता है। यह ताप नियमन में भी सहायता करता है, मतलब ताप को भी कंट्रोल बनाए रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्या है। भोजन का परिवहन। अभी आपने देखा जल का परिवहन जाइलिन के द्वारा हो रहा था, भोजन का परिवहन किसके द्वारा होगा आपको बता दिया जाएगा। इसके अंदर देखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों, विलेय मतलब जो घोले जाते हैं, जो घुल जाते हैं, ठीक है, उन उत्पादों का संवहन या वहन या संवहन भोजन का परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन का परिवहन। यह क्रिया फ्लूएम द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है? फ्लूएम के द्वारा। मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, फ्लूएम के द्वारा संपन्न होती है। यह क्रिया ऊर्जा के उपयोग से होती है। किसके उपयोग से होती है? ऊर्जा के। आपको मालूम है जब आपने देखा कि पानी और जल जो है प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो आपका क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है और जल और उसमें वो टूट जाता है, ठीक है, वो ऊर्जा में। तो मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन कल आपको जब लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था मैंने, ठीक है, श्वसन वगैरह में, तो यहाँ पर वही बताया है आपको कि यह क्रिया फ्लोएम द्वारा संपन्न होती है। यह क्रिया ऊर्जा के उपयोग से होती है। जो ऊर्जा आपको मिली थी सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में, सुक्रोज, अब सुक्रोज बना है आपका एक ग्लूकोज जो आपको बताया गया था कार्बोहाइड्रेट है, जैसे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यानी कि जो आपकी ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में ही संग्रहित होती है माइटोकॉन्ड्रिया के रूप। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने पहले भी बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। एटीपी ऊर्जा से ही स्थानांतरित होती है। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देते हैं। परासरण दाब मैंने आपको बताया था कि परासरण क्या होता है कि कम सांद्रता से विलायक का अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। तो परासरण जो होता है, अब उस पर जो दाब लगाया जाएगा वो परासरण दाब होता है, ठीक। तो परासरण दाब बढ़ा देते हैं। यह ऊतक क्या करते हैं? परासरण दाब बढ़ा देते हैं। कौन से? फ्लोएम जो है परासरण दाब बढ़ा देते हैं, जिससे जल इसमें प्रवेश करता है। जल क्या होगा? प्रवेश कर जाएगा। यह दाब पदार्थों का फ्लोएम से कम दाब वाले ऊतक ले जाते हैं। यह दाब पदार्थों का फ्लोएम से कम दाब वाले ऊतक ले जाते हैं। फ्लोएम से कौन ले जाते हैं? कम दाब वाले ऊतक। फ्लोएम एमिनो अम्ल। फ्लोएम क्या करता है? देखिए, एमिनो अम्ल प्रकाश संश्लेषण उत्पाद व अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उत्पाद जो बने थे और अन्य जो पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है। ये पदार्थ जड़, फल, बीज इत्यादि भागों में ले जाए जाते हैं। जो पदार्थ जो आपके उत्पाद वगैरह हैं वो कहाँ ले जाते हैं? जड़ में ले जाएंगे हम उनको, फल में ले जाएंगे, बीज में ले जाएंगे, इत्यादि भागों में वो ले जाए जाते हैं फ्लोएम की सहायता से। पोषक तत्व जो आपको बताए गए भोजन का परिवहन, ठीक। इसके बाद है पौधों में उत्सर्जन। परिवहन पढ़ लिया, लास्ट इसका पौधों में क्या है? उत्सर्जन। अब देखिए उत्सर्जन क्या होता है, पढ़ लेते हैं। पौधों में उत्सर्जन पौधों प्रकाश संश्लेषण, पौधे हैं यहाँ पर, क्या है ये? पौधे प्रकाश संश्लेषण में, पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बेटा, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जो कि श्वसन का एक व्यर्थ उत्पाद है। जो कि श्वसन का क्या है? एक व्यर्थ उत्पाद है। पौधे अपने व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन प्राणियों से भिन्न प्रकार करते हैं। कैसे करते हैं? प्राणियों से भिन्न प्रकार, प्राणियों से अलग करते हैं, ठीक है। प्राणी जिस तरीके से करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोड़ते हैं फेफड़ों के द्वारा, ऐसे नहीं करते हैं, वो अलग करते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों में उत्सर्जन का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो पौधे हैं आपके, उनमें उत्सर्जन कैसा होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। चलिए आगे देखते हैं कैसे अलग अलग प्रकार का होता है, ये देखते हैं हम। चलिए आगे आ गए हम। चलिए देखते हैं। देखिए
कुछ पौधों में व्यर्थ पदार्थ पत्तियों की कोशिकाओं में जमा होता रहता है। कुछ पौधों में व्यर्थ पदार्थ कहाँ, पत्तियों की कोशिकाओं में जमा होता रहता है। ठीक, और अंत में ये पत्तियां गिर जाती हैं, और अंत में ये पत्तियां क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। जब इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती चली जाएगी तो ये पत्तियां अंत में क्या होती हैं, गिर जाती हैं। जबकि कुछ अन्य पौधों में व्यर्थ पदार्थ जाइलम में रेजिन और गोंद के रूप में जमा होते रहते हैं। रेजिन एक चिपचिपा पदार्थ है जो आपके कहते हैं ना रेजिन, वो जिसे काले काले से पदार्थ जमा होते चला जाता है पेड़ पौधों की जो शाखाओं के अंदर, तो रेजिन और गोंद, गोंद तो आपने देखा ही होगा, के रूप में जमा होते रहते हैं। पौधों से दो गैसीय व्यर्थ पदार्थ भी उत्सर्जित होते हैं। पौधों से दो गैसीय व्यर्थ उत्पाद भी उत्सर्जित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के समय और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के समय। श्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण के समय कौन, ऑक्सीजन। ये दो व्यर्थ पदार्थ, गैसीय पदार्थ भी उत्सर्जित होते हैं, ये भी निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसने बताया श्वसन के समय। ठीक है, पौधों में गैसीय व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है, जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ा था श्वसन वाले टॉपिक के अंदर। ऑक्सीजन जो कि प्रकाश संश्लेषण से निकलती है, ऑक्सीजन जो कि प्रकाश संश्लेषण से निकलती है का उपयोग श्वसन के लिए होता है। ऑक्सीजन जो कि प्रकाश संश्लेषण से जो निकलती है उसका उपयोग किसमें होता है, श्वसन के लिए होता है, जो लास्ट वीडियो के हमने पढ़ी थी। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि श्वसन के समय निकलती है का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। किसमें होता है, का उपयोग किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है श्वसन के समय, उसका उपयोग किसमें, प्रकाश संश्लेषण में होता है। अतः पौधों में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं होते, और पौधों में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं होते। जैसे आपके वृक्काणु था, किडनी जो आपकी वृक्क थी, और वृक्क के अंदर वृक्काणु थे और वृक्क नलिकाएं थी आपकी, और आपका उसके अंदर मूत्र वाहिनी और मूत्राशय और आपका मूत्र मार्ग जो पाया गया था मनुष्य के अंदर, ऐसे कोई भी उत्सर्जन मार्ग नहीं होते या उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं पौधों के अंदर। ठीक है, सभी बच्चों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू।